ये आज कोयटा में जो हम फेस्टिवल कर रहे हैं, तो इसमें ख़ास तौर पे जो 4 में से 3 पैनलिस्ट हैं उनका बहुत गहरा ताल्लुक या वो सन ऑफ द सॉइल हैं। मसलन जमाल शाह साहब कोयटा से हैं, ज़फ़र मेराज साहब कोयटा से हैं, और अयूब ने भी बलोच है और ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा कोयटा टीवी के साथ गुजारा है। तो और अदी नूरोदा शाह, आपको पता है कि पूरी दुनिया में इनकी शोहरत है, एक शनाख्त है, और वो शनाख्त पैदा हुई अपनी मिट्टी की कहानियाँ लिखने से, अपनी मिट्टी के ड्रामों से, अपनी मिट्टी का। तो मैंने मिट्टी के हवाले से ही आज ज़्यादा बात करनी है कि बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। एक आली शान हमारा जो ड्रामा निगार और लिरिसिस्ट और इतना ज़बरदस्त शॉर्ट स्टोरी राइटर ज़फ़र मेराज, तो जिन लोगों का मिट्टी से ताल्लुक़ है उनके ड्रामे थोड़े से मुख्तलिफ नज़र आते हैं उन लोगों से कि जिन्होंने अपनी मिट्टी से रिश्ता कायम नहीं किया। तो आपसे शुरू करते हैं। शाह साहब, आप एक अमाजहत शख्सियत हैं, आपकी कई वजह शोहरत हैं, आप एक इंटरनेशनली नोन नामवर मुसव्विर हैं और आपका बहुत बड़ा काम मुसव्विरी पे है। लोग आपको ज़्यादा टीवी के हवाले से एज आ एक्टर, लोगों की पहली शनाख्त आपकी नज़र में हुई। आपने फिल्म भी बनाई, आपने म्यूज़िक भी किया, आपने सॉन्ग्स भी लिखे। तो ये इतनी जो डाइवर्सिटी थी आपकी, उससे इस मिट्टी का, बलूचिस्तान का कितना रिश्ता कायम रहा? आपकी आर्टिस्टिक जितनी भी जहतें हैं उसके अंदर जो आपके एक्सप्रेशंस हैं उसमें बलूचिस्तान कितना दाखिल है, और आज बलूचिस्तान कितना आपके अंदर है? बहुत शुक्रिया अहमद शाह भाई। मैं समझता हूँ कि जिस फील्ड से हम ताल्लुक़ रखते हैं उस फील्ड में ये ख़ासियत है कि वो फ़र्द को या इंसान को बहुत इंटीमेटली अपने गिरदोपेश के साथ, अपने आप के साथ जोड़ता है और इनकरेज करता है कि एक अपने ज़मीन या अपना गिरदोपेश जो है, अपना मुआशरा या ज़ात, उसके साथ एक इंतहाई इंटीमेट रिश्ते में आप जुड़ें, जो एक ऐसा रिश्ता होता है कि एक तरफ वो क्रिएटिव होता है, दूसरी तरफ क्रिटिकल होता है। तो ये एक तिकोन बनाता है इंटीमेसी का, क्रिएटिविटी का और क्रिटिकल इंसाइट का। तो इंडिविजुअल जब ये तिकोन अपने कंधों पे डाल के निकलता है तो बुनियादी तौर पे बज़ाहिर तो वो एंटरटेन कर रहा होता है, लेकिन असल में वो आगाही के सफ़र पे चल पड़ता है और रफ्ता रफ्ता वो थोड़ा सा ख़ुद को पहचान लेता है, थोड़ा सा ज़मीन को जिस पे वो पैदा हुआ है उससे रफ्ता रफ्ता पता चल जाता है कि ये ज़मीन कितनी कदीम है, यहाँ हेरिटेज और सकाफ़त की कहानी कब शुरू हुई। अब अगर हम अपनी बात करें तो जिस ज़मीन से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ अदब और सकाफ़त की या हेरिटेज की या कल्चर की कहानी जो है, सिविलाइजेशन की, वो कम से कम 9,500 साल पहले शुरू हुई मेहरगढ़ के साथ। तो हम मेहरगढ़ से लेके अब तक चलते चलते जो इस वक्त का लिविंग कल्चर है, ये सारे का सारा हमारे वजूद का हिस्सा है। और चूँकि इस सफ़र के दौरान आपको अपनी ज़मीन का पता चल जाता है, तो जब आप ज़मीन के रंगों से, उसके खुशबू से, उसके मौसमों से, उसके इम्कानात से, उसके चैलेंजेस से, उसकी जो मुश्किलात हैं, उससे बखूबी वाकिफ़ हो जाते हैं, इंटीमेटली इन्फॉर्म हो जाते हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी मस्बत है, कितनी मनफी है। आपको अपने हीरोज़ का पता चल जाता है, ज़ीरोज़ का पता चल जाता है, इम्कानात का पता चल जाता है, और आप रफ्ता रफ्ता जब आप आगाह हो जाते हैं तो आप इस काबिल होते हैं कि आप बहादुरी से किसी बला की आंखों में आंखें डाल के उस बला को ये कह सकें कि आप बला हो। तो ये जुर्रत जो है, ये जुर्रत आपको न सिर्फ ज़मीन से
जोड़ देती है बहुत इंटीमेटली, बल्कि आपको इस काबिल बनाती है कि आप कंजूसी छोड़ के जनरासिटी की तरफ आएँ, सखावत की तरफ आएँ। और जैसे आप सखी हो जाते हैं तो आपके नज़दीक ये जो फील्ड है हमारी, जिसको क्या नाम है, वो शोबिस भी एक गलतुलाम लफ्ज़ है, कहा जाता है। इस शोबिस के मानी बदल जाते हैं, ये एक ज़रिया इजहार बन जाता है, और इस इजहार के ज़रिए को लेके आप अपने दौर या अपने पहले गुजरे हुए दौर के बारे में जो भी आपकी समझ बूझ है, आपकी कोशिश ही होती है कि आप शरीक कर सकें। और जब आप शरीक करना शुरू करते हैं ये रवायात या कहानियाँ, चाहे वो एंटरटेनमेंट के ज़राए के ज़रिए हो या इज़हार के ज़राए के ज़रिए हो, तो आप अपने हम नफस जो होते हैं, अपने गिरदो पेश में रहने वाले लोग जो होते हैं, उनकी जद्दोजहद की बातें शुरू कर देते हैं। जब जैसे फैज़ साहब के पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, या निसार मैं तेरी गलियों वगैरह वगैरह, आप में वो उनसर आ जाता है और आप एंटरटेनमेंट को एक और लेवल पे ले जाते हैं। मकसद आपका ये होता है कि एंटरटेन करते करते आप इन्फॉर्म भी करें, और हो सके तो लोगों को ज़रा इनकरेज करें, मोटिवेट करें कि वो उनमें ये हिम्मत पैदा हो कि वो खड़े हो के हर बड़ी बला की आंखों में आंखें डाल के कह सके कि तुम बला हो। मेरे नज़दीक तो आर्ट और कल्चर का मकसद बुनियादी यही है, मेराज भी यही है, इसलिए कि इस सफ़र का जो अल्टीमेट लेवल है वो एक एस्थेटिक एग्जिस्टेंस है, कि कैसे लेवल पे आप पहुँचे कि जहाँ वो, मुझे वो एक कॉल याद आता है, कॉल नहीं बल्कि सिमोन डी बुआ साथ के साथ एक डायलॉग उनका है। बहुत सारी बातों के बाद वो उनसे पूछती है कि अच्छा साथ ये बताएं कि फिर हल क्या है। तो साथ कहते हैं कि हल एक सी थ्रू सोसाइटी में मौजूद है, कि एक ऐसी सोसाइटी जो सी थ्रू हो, शफाफ हो, जिसमें किसी को किसी से छुपने की ज़रूरत ना हो, किसी कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत ना हो, किसी दगा की ज़रूरत ना हो, किसी बेवफाई की ज़रूरत ना हो। तो वही हल है। और मेरा ख़्याल है कि ये जो हमारी फील्ड है, इसके ज़रिए सख्त तरीन, मुश्किल तरीन सियासी फ़ैसले बासानी किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। हमारे स्टार अयूब खोसो साहब ने भी पैनल को ज्वाइन कर लिया है, और एक ज़माने में कोयटा टीवी पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामे प्रोड्यूस करता था, और उसके पीछे ज़ाहिर है ज़फ़र महराज जैसे लोग और दूसरे लोग जो अपनी मिट्टी की कहानियाँ लिखते थे, उनको किरदारों में ढालते थे। तो वो तो तकरीबन अब पाकिस्तान के सारे टीवी स्टेशन ही अब तो प्रोडक्शन भी नहीं करते और पीछे रह गए। मुझे ये बताएं ज़फ़र महराज साहब कि जो सूरत हाल बलूचिस्तान की हुई, आप राइटर भी हैं और एक ज़ाहिर के कॉन्शियस है आपका अपना, और ड्रामा पीटीवी का तो ख़त्म हो गया, लेकिन आप अभी तक काम कर रहे हैं। आपने सारे लीडिंग चैनल्स के लिए प्लेस भी लिखे हैं, और तो ये ड्रामा जो अपनी मिट्टी से भी जुड़ा हुआ था, अपने किरदारों से भी जुड़ा हुआ था, और कम से कम हम जितने बैठे हैं वो तो ये समझते हैं कि उसमें वो ताकत ही नहीं आ सकती उस वक्त तक जब तक वो अपने समाज से अपनी कहानी ड्रॉ नहीं करता। दुनिया का कोई बड़ा राइटर ऐसा नहीं है कि जिसने अपने गांव की, अपने कस्बे की और अपने इलाके की कहानी, नोबेल लॉरिएट्स ने भी, मतलब गैब्रियल गार्सिया मार्केस भी अपने गांव की कहानी लिखता था। तो अब जो ये ड्रामा लिखा जा रहा है वो कितना अपने समाज से जुड़ा हुआ है, उसके इश्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ है, उसको कितना, या जो चैनल्स की डिमांड है कि उन्हें खूबसूरत सा बैकड्रॉप चाहिए, खूबसूरत चेहरे चाहिए, और कहानी और हिदायतकारी की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं करते। तो आपका क्या इस पे राय है कि ड्रामा किस तरफ जा रहा है? ये ड्रामे ने जो ट्रेवल किया है, इस पे क्या आप समझते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहली बात तो ये है शाह साहब कि मैं इसको ड्रामा नहीं कहूँगा, मैं इसका नाम लेता हूँ कहानी। और कहानी इतनी ज़रूरी है जितना खाना ज़रूरी है। मुझे एक बहुत जानीदा शख्स ने, जिसका बेटा बाहर दुबई में काम कर रहा था, उसने अपने बेटे से एक बात की जो मेरे ख़्याल में यहाँ हर बच्चे और हर बाप को सुननी चाहिए। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जितनी मेहनत बाहर बैठकर कर रहे हो, उसमें अच्छा खाना खिला रहे हो, अच्छे कपड़े पहना रहे हो, अच्छे घर में रिहाइश दे रहे हो इन लोगों को, लेकिन तुम्हारे बच्चों को कहानी कोई और सुना रहा है। वो कहानी तुम्हारी नहीं है, तुम सिर्फ उनको फीड करने से जुड़े हुए हो। वो इमोशनली उनके रिवायात, उनके अक़दार, वो कोई और फीड कर रहा है। जिस भी सोसाइटी में, जिस घर में, जिस माशरे में अगर वहाँ का बंदा अपने बच्चों को अपनी कहानी नहीं सुना रहा है, उसकी शनाख्त भी ख़त्म होगी, उसका ताल्लुक़ भी ख़त्म होगा, उसका रिश्ता भी ख़त्म होगा, उसका शजरा भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस कहानी को सिर्फ एक ड्रामा, एक शोबिज़, एक एंटरटेनमेंट समझना, ये एक बेवकूफ़ी की बात है। मैं इस पैशन के तौर पे ड्रामे को लेता हूँ या कहानी को लेता हूँ। कहानी के ईजाद का मकसद ही यही है कि एक नस्ल दूसरी नस्ल तक अपने रिवायात, अक़दार और जो भी उसका नैरेटिव है वो पहुँचाता है। तो इसका मतलब है कि कहानी जिस शख्स के हाथ में है, पावरफुल वो है, ताकतवर वो है, बका उसकी है, शनाख्त उसकी है। और जो शख्स इस कहानी को छोड़ के बाकी तमाम चीज़ें उसके हाथ में हों, उसने ख़त्म हो जाना है। ये तसलसल है कहानी का। आपने ख़ुद ये बात की शाह साहब कि अगर कोई भी शख्स जब वो कहानी सुनाता है, वो किसी दूसरे घर की कहानी सुनाए, किसी दूसरे शहर की कहानी सुनाता है, तो इसका मतलब है कि वो कमज़ोर तरीन इंसान है। जो सबसे ताकतवर तरीन इंसान होता है कहानी बोलने का, स्टोरी टेलिंग का, वो शख्स है जो अपने घर की, अपनी ज़ात की कहानी सुनाता है। हमारा मसला ये है कि मिनैसुल कौम शायद नैरेटिव के हर सूरत में हम किसी और की कहानी सुना रहे होते हैं। खारजा पॉलिसी से लेकर हमारे ड्रामों तक, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर तक हम कहानी किसी और की फॉलो कर रहे हैं। और इसमें जो लड़ाई है वो मार्केटिंग और आर्टिस्ट की है। मार्केटिंग बड़ी एक चालाक चीज़ है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। मसलन थर के आदमी को फ्लोराइड चाहिए दांतों के लिए, उसमें फ्लोराइड की कमी होती है। मार्केटिंग का आदमी थर से जाकर नहीं बात करता कि तुम्हें फ्लोराइड चाहिए, वो कराची से बैठकर बात करता है कि कैल्शियम का टूथपेस्ट बहुत अच्छा है और तुम्हारे दांतों को बहुत अच्छा बनाएगा। ये एक बहुत ट्रिकी सा काम होता है और यही वो कहानियाँ हैं जो इम्पोज की जा रही हैं कि तुम्हारे यहाँ कैल्शियम की कमी है, फ्लोराइड की नहीं। हमारे दांत गिर रहे हैं, हमारी शनाख्त गिर रही है, हमारे अक़दार गिर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मार्केटिंग का आदमी कहता है कि तुम्हारा अक़दार ये है, तुम्हारी शनाख्त ये है, तुम्हारा फैमिली स्ट्रक्चर ये है, तुम्हारे रवैये ये हैं, तुमने इस तरह से बर्ताव रखना है। कहानी का सिर्फ एक और एक ही मकसद होता है, नए रवैये डिस्कवर करना और एक दूसरे से शनासाई करवाना, एक दूसरे की शनाख्त जोड़ना। और अगर आपकी कहानी एक दूसरे से शनासा करने से फेल है तो इसका मतलब है कि वो कहानी के ज़ुमरे में नहीं आती। वो टीवी की कहानी हो, वो किताब की कहानी हो, वो शॉर्ट स्टोरी हो, वो पोइट्री हो, वो कुछ भी हो। यार तालियां अगर बजा लो
मतलब मुझे कोयटा में बहुत सारे दोस्तों ने शिकायत की और बड़ी जायज़ शिकायत की कि ज़्यादा लोग आप वो क्यों नहीं रखते जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने सारे वो लोग रखे हैं जो बलूचिस्तान से निकल के आलमी शोहरत याफ्ता लोग हैं। तो कोई सुर्खी पाउडर वाला आता है तो तुम बहुत तालियां बजाते हो, और अपने लोग जब आते हैं एक भरपूर क्लैप अपने हीरोज के लिए जी, जिन्होंने यहाँ से निकल के सारी दुनिया में अपनी शनाख्त बनाई है। यही मेरा सवाल भी था कि हमारी ये यंगर जनरेशन, ये एक आपको पता है कि ग्लोबल मार्केटिंग ड्रिवन कल्चर, एक नया कल्चर है यूटोपियन कल्चर, और उससे हमारा मुल्क भी मुतासिर हुआ है और वो डिजिटली और उस तरह से वो देखता है। तो हदी, आप एक नौजवान सी लड़की थी और आपका ख़ानदान एक बहुत बड़ा जागीरदार और एक बहुत बड़ा यानी पीर नुमा और ऐसा ख़ानदान था कि जहाँ की ख़वातीन को किसी ने देखना भी, गली में से अगर गाड़ी गुजरे तो या पर्दे लगे होते थे या लोग दूसरी तरफ देख लेते थे। वो एक लड़की निकली, अपने ख़ानदान में जो कुछ होता था, सोसाइटी में जो इर्द गिर्द होता था, उसने निकल के एक अकेले पूरे सिंध को, समाज को बदलने में वो किरदार अदा किया। तो इसका मतलब ये कि कोई एक आदमी भी बदल तो सकता है ना चीज़ों को, और ये बलूचिस्तान में ये काम हमारे दोस्तों ने किया। तो आप मुझे ये बताएं कि कितना ज़्यादा हम उस मार्केटिंग ड्रिवन ड्रामा और फिल्म और कमर्शियलिज्म का शिकार हो गए, और उसका अच्छा उससे फिर वो जो हमारा क्रिएटिव एसेंस है, जो क्रिएटिविटी है, वो कितनी मुतासिर हुई है। और दूसरी बात, चूंकि सिंध में आधे तो बलोच रहते हैं, आपको पता है आधे बलोचों का सिंध पे कब्जा है, बड़े बड़े सरदार हैं, तो बलोचों का और सिंधियों का सदियों पुराना एक इंटरेक्शन है। इनकी और आपकी महरूमियों की कहानियाँ खासी मिलती हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा हैं। अब आपकी निस्बतन कम हो गई, लेकिन वो जो दुख और दर्द का रिश्ता है, तो मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं। आज भी कई चैनल्स पे आप कंटेंट हेड भी रही हैं और वो भी कर रही हैं, क्या ये जो मुसव्विरी है, ये जो कहानी हम लिख रहे हैं, ये सारा काम क्या ये पैसे कमाने का इसका मकसद है, या अगर कुछ और मकसद है, तो इस वक्त जो चारों तरफ आपके सूरत हाल है उसका शिकार पूरी दुनिया है, तो उस पर आप किस तरह से कमेंट करती है। आपने इतने साल में अपना जो एक सफ़र, मैंने जो सफ़र शुरू किया वो तो पीटीवी का दौर था, लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, एंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं, बड़े एंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर के, या यूँ कहें कि प्राइवेट सेक्टर के चैनल्स जहाँ से शुरू हुए हैं, इनमें ये सब उमूमन कराची बेस्ड है। उसके बाद जो ज़फ़र ने मार्केटिंग की बात की, उसमें आ जाता है, जो आप सबको पता है उस बात का, उसमें आ जाता है रेटिंग का प्रॉब्लम। अब रेटिंग है क्या? इसके मीटर्स हैं जो कराची के घरों में लगे हुए हैं। कराची के लोअर मिडिल क्लास छोटे इलाकों में ये मीटर्स लगाए गए। यहाँ से ये कहानी शुरू हुई, वहाँ से रेटिंग को कलेक्ट किया जाने लगा, वहाँ से देखा जाने लगा कि वो ऑडियंस जो है, वो व्यूअर जो है, वो कैसी कहानी देखना पसंद करता है। अब जाहिर है, जब आप कराची की गलियों में मीटर्स, गलियों में बने घरों में जब आप मीटर्स लगाएंगे, तो वहाँ का जो व्यूअर है वो अपनी कहानी सुनना चाहेगा। वो कहानी सुनना चाहता है बेरोज़गारी की, उसकी बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे,
वो कहानी सुनना चाहता है। उसका प्रॉब्लम शनाख्त नहीं है, उसका प्रॉब्लम मुआशी मसाइल है, तफरीक है समाज की। तो वो कहानियाँ रेटिंग लेकर आई और यूँ ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। जहाँ तक ज़मीन से मुतल्लिक़ कहानियों की बात है, वो सिलसिला मुनक़ता भी यहीं से हुआ कि पीटीवी का जो व्यूअर था वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद था। उसको रेटिंग की ज़रूरत, वो रेटिंग के हवाले से नहीं था, वो गांव में था, छोटे छोटे देहातों में था, हर तरफ फैला हुआ था। यही वजह है कि पीटीवी के ड्रामों ने समाजी तौर पर, कम से कम मेरा तजुर्बा ये है कि सिंध के समाज पर, इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता है, सिंध के मुख्तलिफ राइटर्स ने सिंधी में भी जो ड्रामे लिखे, जिन्हें खैराती तौर पर उस ज़माने में हमें इलाकाई ज़बानें कहा जाता था, बलोची को, सिंधी को, ये सारी ज़बानें इलाकाई, और खैराती तौर पर आधा घंटा पीटीवी पर दिया जाता था। मगर उस आधे घंटे में सिंधी अदीबों ने जो सिंधी ड्रामे लिखे, और ज़ाहिर है उर्दू सेक्टर पर अब्दुल कादिर जुनेजो ने भी लिखा। कारोकारी, आपको पता है बलूचिस्तान के लोगों को कारोकारी कितना बड़ा मसला आज भी मौजूद है। इन तमाम मसाइल पर जब लिखा गया तो सिंध की सोसाइटी पर उसने बहुत गहरा असर छोड़ा, जिसके नतायज आज हम देखते हैं। मैं हमेशा आपके साथ एक वाक़या शेयर भी कर लूँ। यहाँ बहुत सी बच्चियाँ बैठे हैं और इसी कबायली निज़ाम से आपका ताल्लुक़ है, तो मैं इसलिए चाहती हूँ, मैं अपने उस सक्सेस के हवाले से नहीं बताना चाहती। मैंने पहला ड्रामा जब सीरियल लिखा जंगल, वो सिंध के जागीरदाराना समाज पर था और उसने जो भी असर छोड़ा, मेरी भी उम्र बहुत कम थी, कोई 2-2.5 साल के बाद। अदी आपकी बात काट रहा हूँ, इस प्रोग्राम की होस्ट थी डॉक्टर उमा मीर, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा काम कोयटा टीवी से किया, अयूब कोसो साहब के साथ काम किया, जमाल शाह साहब के साथ 2 सीरियल किए, और वो 2 दिन से इतनी बीमार थी, आपको पता है कि टैबलेट और इंजेक्शन लगा रही थी। तो ये अगला आगे का जो सेगमेंट है, तो आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर हुमा मीर को बुलाता हूँ। शुक्रिया। वेलकम। तो मैं आप बच्चों और बच्चियों के साथ ये वाक़या शेयर करना चाहती हूँ कि समाज पर क्या असर पड़ता है और फिर हम खुद क्या समाज में अलग से एक रोल प्ले करते हैं, राइटर नहीं, एक आम शख्स। वो जागीरदारा निज़ाम पर एक कहानी थी जिसमें ऐसे किरदार थे ऐसी बच्चियों के कि जिनके वालिदैन उनकी शादियाँ नहीं करवाते ताकि जायदाद जो है वो कहीं बाहर ना जाए वगैरह। मैं 2-2.5 साल के बाद अपनी एक दोस्त से मिलने गई। उसकी वालदा ने 1-2 अपार्टमेंट्स छोड़कर किसी बच्ची को बुलाया, वो मुझसे मिलना चाहती थी। वो बच्ची 28 साल की होगी, उसके गोद में 2 साल की, कोई 1.5 साल की, कोई इतनी छोटी सी बच्ची थी। उस बच्ची ने मुझसे पूछा कि आपने मुझसे पूछा नहीं, मैं आपसे क्यों मिलना चाह रही हूँ। मैंने सोचा उस ज़माने में सब लोग मिलना चाहते थे, मैंने बात टाल दी। उसने मुझे बताया कि मेरी इस बेटी का नाम, या बच्चे जो हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए ज़रूर सुने। उस बच्ची ने कहा मेरी इस बेटी का नाम आपको पता है क्या है? मैंने पूछा तो कहने लगी कि इसका नाम है नूरुल हुदा शाह। मैं बड़ी परेशान हो गई, मतलब मेरे सरनेम समेत पता चला वो ख़ुद भी शाह है। उसने कहा आपने पूछा नहीं मैंने क्यों ये नाम रखा है। मैंने पूछा, उसने जो बात मुझे बताई, उसने कहा हमारी तमाम नस्लों में जायदाद की विरासत रोकने के लिए मेरी पुप्पियाँ और उससे पीछे और उससे पीछे शादियाँ नहीं की जाती, सब घरों में बैठ कर दीवारों के पीछे ख़त्म हो जाती हैं। हमारे घर में अंदर हवेली में टेलीविज़न नहीं था, नहीं है, और इसलिए हमें कुछ पता नहीं है बाहर की दुनिया का। मैंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। मेरा छोटा भाई
कराची में पढ़ता है, उसने ये ड्रामा देखा, वो घर आया गांव, उसने वालिद को, भाइयों को कहा कि मेरी बहनों को आज़ाद करो। तो उसकी खूब क्लास ली गई और वो मायूस होकर वापस चला गया। वो फिर आया और एक रात उसने मुझे कहा कि मैं और किसी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम आज़ाद ज़िंदगी गुजारो? मैंने कहा चाहता है। पूछा क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो? मैंने कहा बिल्कुल चाहती हूँ। वो भाई उसने मुझे बताया कि रात के अंधेरे में जीप में बिठाकर, घर वालों से छुपाकर मुझे कराची ले आया। वहाँ मेरा खालाजाद निकाह का इंतज़ाम किए बैठा था, मेरे उसके साथ निकाह हुआ। मैं आज आज़ाद ज़िंदगी गुजारती हूँ। ये मेरी बेटी है, इसका नाम हमने ये रखा है। ये असर होता है कबायली निज़ाम में, जागीरदाराना निज़ाम में। ये जो हमने मिट्टी की कहानियाँ लिखी हैं, ये इसके लिए नहीं है कि हमें रेटिंग चाहिए थी, ये इसके लिए थी कि हमारे समाज की घुटन ख़त्म हो। ये मिट्टी से जुड़े हुए हमारे लोग जिन मामलात में फंसे हुए हैं, इनका शऊर, इन्हें ये शऊर हासिल हो कि वो गलत हैं। इंसान की कैफियत का, ज़फ़र ने अभी जो कहानी की बात की, बात सिर्फ कहानी की भी नहीं है। मज़लूम की कैफियत क्या होती है वो बयान करना है। जालिम किस इंतहा तक जाता है वो बयान करना है। जुल्म दिखाकर जालिम को भी झंझोड़ना है और मज़लूम को भी झंझोड़ना है। सो ये शाह साहब अभी जो मिट्टी की बातें कर रहे थे, तख्लीक की जो इंतहा है, जो महराज है तख्लीक की, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, पेंटिंग हो, लिखना हो, जो भी हो, जब तक आप अपनी मिट्टी से आप जुड़े हुए नहीं हैं, तख्लीक आप पर नाजिल नहीं होती है। तख्लीक आप खुद ज़मीन में बोते हैं, वहाँ से उगती है, और उसके जो खुशबू है, उसके जो फूल हैं, वो आप अपने समाज में बांटते हैं। सो मिट्टी से जब तक आप नहीं जुड़ते हैं, आप जहाँ भी हैं। अब मार्केटिंग में भी यही मामला आ गया है। मार्केटिंग वालों को मिट्टी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इस मुल्क की पॉलिसी में ये आ गया है कि मिट्टी नहीं चाहिए, मिट्टी के लोग नहीं चाहिए। मिट्टी के लोग अगर चाहिए होते तो आज आपका हमारा ये हाल ना होता। हमारी ज़रूरत नहीं है, लोगों की ज़रूरत नहीं रही। लोगों को उस दायरे से निकाल कर बाहर कर दिया गया है, जो जिसका नाम मिट्टी के लोग कहें, आप आवाम कहें। अब मामला ये आ गया है कि आप किसी न किसी ऐसे राग रंग में उलझाए रखो कि लोगों को अपने मसाइल का एहसास ना हो। तो ये इस मामले को बड़ी सपोर्ट है। लेकिन मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त, इंक्लूडिंग ज़फ़र महराज, इस वक्त बहुत से ऐसे ड्रामे लिखे गए हैं। कुछ चैनल्स ने हिम्मत की है, कुछ चैनल्स ने अलग रास्ता पकड़ा है। उन्होंने मसाइल को पकड़ा है, उन्होंने मिट्टी के लोगों को पकड़ा है, उन्होंने उन कहानियों को पकड़ा है। उन राइटर्स ने, कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं जो हैं ही मिट्टी के बने हुए, तो वो लिख रहे हैं और वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं। पैसे के अलावा भी अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में सोचा जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि इसका रिस्पांस आप लोगों की तरफ से ही आएगा, तो ही इसमें कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया नूरुल हुदा शाह साहिबा। आपने बेहतरीन ड्रामे लिखे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, और उस दौर में कि जब बहुत सारी पाबंदियां भी थी और सेंसरशिप सख्त थी, और उस ज़माने में आपने ऐसे ऐसे मौज़ूआत को छेड़ा, ऐसे ऐसे मसाइल की तरफ निशानदही की, और इस कदर खूबसूरती और शाइस्तगी के साथ ढके छुपे अल्फाज में, जिसका असर मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि मीडिया बराह रास्त लोगों के जहन व दिल पर असरअंदाज होता है। हमारे इस पैनल में बहुत बड़े फ़नकार और राइटर मौजूद हैं, और कोयटा एक ऐसा शहर है कि जहाँ
कि टेलीविज़न से बेशुमार ड्रामे नशर हुए, प्रोग्राम नशर हुए, बच्चों के प्रोग्राम, और ड्रामों के हवालों से जो तारीख़ साज कामयाबी इस सेंटर को हासिल हुई है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। चाहे वो तारीख़ी सीरियल पाले शाह हो जिसमें जमाल शाह साहब थे, बारिश के बाद में भी जमाल शाह साहब थे, उसके अलावा धुआं एक बहुत मकबूल सीरियल था। अयूब खोसा साहब के साथ मैंने बहुत ड्रामों में काम किया। एक दास्तान शहदाद महनाज ड्रामा था जिसमें आप थे जी, नैयर एजाज थे। उसके अलावा गर्द बाद एक सीरियल था, नुसरत ठाकुर साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए थे और नुमान एजाज भी उसमें थे। अब जो है अयूब, आपको तो मैं कहती हूँ कि आप तो कोयटा सेंटर की पहचान है, कि आपको देख के एकदम लगता है कि जी ये कोयटा की नुमाइंदगी हो रही है। और अब जो है वो आप इतने फ़ाल मुझे नज़र नहीं आते हैं जैसे कि पहले थे। क्या है, आप कोयटा से मूव कर गए हैं, कुछ ड्रामों से बेरुखी बरत रहे हैं, क्या है? सबसे पहले तो मैं अहमद शाह साहब आपका बेहद मशकूर हूँ, ब्यूटम्स का बेहद मशकूर हूँ, और इसमें जो भी इदारे इन्वॉल्व हैं उन सब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने कोयटा में एक खूबसूरत सा एक समा बांध दिया है। और यकीनी तौर पे हम अगर बलूचिस्तान के हवाले से बात करें या अगर कोयटा के हवाले से बात करते हैं तो आप यकीन जानिए कि हम तरसते हैं इस तरह के माहौल के लिए, क्योंकि हमारे ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, बच्चे और बच्चियाँ हैं, इनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी है ताकि जितने भी एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो उनको सुने और उसको सुनने के बाद फिर वो अपने लिए कोई एक रास्ते का इख्तियार करें। आपने पाकिस्तान टेलीविज़न की बात की और पाकिस्तान टेलीविज़न में ख़ास तौर पे कोयटा सेंटर की बात की। यहाँ पे ज़ाहिर है जमाल शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ज़फ़र महराज साहब हैं, और मेरे सामने भी यहाँ पे काफ़ी दोस्त ऐसे बैठे हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कोयटा टेलीविज़न के लिए। तो मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान टेलीविज़न को, PTV को, और ख़ास तौर पे PTV कोयटा को भी, कि यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स ने काम किया या जितने भी कोयटा के राइटर्स ने काम किया या जितने भी यहाँ पे जो टेक्नीशियंस थे या कैमरे पे, जैसे मैं ख़ास तौर पे इकबाल राही का नाम लूँ या शकील अदनान का नाम लूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमने सब ने मिल के, और अगर हम डायरेक्टर्स का नाम लूँ जिसमें तारिक महराज और दोस्त मोहम्मद किशकोरी, नवाज़ मक्सी, बाहर से आए हुए नुसरत ठाकुर, काजिम पाशा, शाह इकबाल लतीफ़ साहब, तो सज्जाद अहमद, इकबाल लतीफ़ साहब तो ये समझ कि पायनियर्स में से थे। हम ज़ाहिर है अगर मैं PTV की जब मैं बात करता हूँ तो हमारा ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जो कल्चर है या हमारे जो एक एक्टिंग का अंदाज़ या हमारा एक सिलसिला है उसको मुतारिफ़ कराया PTV ने। अब कहीं जाके जैसे बात हुई थी कि PTV भी थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, उस तरह से काम नहीं हो रहा, लेकिन हमारी एक जस्तजू रहती, क्योंकि हमारे पास ले दे के बलूचिस्तान में एक ही इदारा है और वो है पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर की इमारत। पिछले दिनों में या बल्कि पिछली हुकूमतों में ये भी एक बात छेड़ी गई कि जनाब इतनी बड़ी बिल्डिंग का क्या करना है, आजकल तो हम एक कमरे में सारा कुछ कर सकते हैं। तो जिसके लिए हमने बड़ा रजिस्ट किया कि नहीं, पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर की इमारत जो है वो हमारा असासा है, बल्कि हमारा एक तारीख़ी विरसा बन गया है। बहुत खूबसूरत इमारत है, बहुत खूबसूरत और तारीख़ी विरसा है हमारा। तारीख जो है जमाल शाह साहब जैसे लोग, ज़फ़र महराज साहब जैसे लोग, खबरें, ड्रामे। अच्छा, आप कह रहे हैं लेकिन प्राइवेट प्रोडक्शंस भी कोयटा में हुई हैं। प्राइवेट प्रोडक्शंस हुई, प्राइवेट प्रोडक्शंस ही, बाहर से दोस्त आए, उन्होंने यहाँ पे काम किया, लेकिन वो जैसे अभी शाह साहिबा ने एक बात की कि वो फिर अपने कंटेंट के साथ आए। अब पिछले दिनों किसी एक चैनल पे एक ड्रामा चला जो कि काफ़ी मशहूर हुआ, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में दिखाया गया पश्तो कल्चर। अब गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप पश्तो कल्चर दिखाएंगे तो उसका आपस में मेल बनता नहीं है। जमाल शाह साहब wants to say something. अयूब ने अच्छी बात की। ये वो सीरियल है जिसका स्क्रिप्ट मुझे भेजा गया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये चीज़ है ही नहीं, पश्तो लुगत में ये लफ्ज़ ही नहीं है। और जिस किस्म की किरदार निगारी थी वो सिर्फ हैजान बर्पा करने के लिए थी। हकीकत से थोड़ी बहुत मतलब एक थोड़ा बहुत लिंक ज़रूर था, लेकिन उसके अलावा सिर्फ ये था कि हैजान बर्पा हो और बहुत सारा पैसा कमाया जाए, बिल्कुल नेगेटिव। वो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो शाह साहब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमारा जो कंटेंट है, इट मींस कि इट वाज रियलिटी से नहीं वो कर रहा। देखिए मैं डॉक्टर साहिबा एक बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, जो हमारा कंटेंट है ख़ास तौर पे हम ज़ाहिर है
चैनल्स की तरफ देखते हैं। मेरी किसी ज़माने में पैमरा में बात हुई थी तो मैंने उनको ये एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा देखें आप बाहर की सीरियल्स भी मंगवा लेते हैं, बाहर का कंटेंट आ जाता है, तुर्की का आ गया, स्पेन का आ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ का कंटेंट आ गया, वो हमारे चैनल्स पे चल रहा होता है। तो जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा रीजनल कंटेंट है, उसको हम कहाँ पे स्पेस आप देते हैं? तो अगर आप बाहर के चैनल्स को या बाहर के कंटेंट को एक सर्टेन रेशियो देते हैं, से सपोज आप कहते हैं कि जनाब ये 8% या 10% या 15% आप दिखा सकते हैं, तो आप उन चैनल्स को, जो बड़े बड़े नामवर चैनल्स हैं, जो कि बड़े बरमला कहते हैं कि जनाब हम ये हैं हम वो हैं, उनको अगर आप पाबंद करें कि जनाब आपने ये रीजनल कंटेंट देना है, से सपोज 10% देना है, तो हमारे जो रीजन के राइटर्स हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं जो कि कोयटा में बामरे मजबूरी वो कोयटा से बाहर जा नहीं सकते हैं, तो ये हमारा जो यहाँ का कंटेंट है, बलूची, पश्तो और हज़ारगी, जो 3 हमारे बड़े लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे बलूची में हमारे पास बराहवी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें मौजूद, तो हमारा ये कंटेंट हमारे स्क्रीन पे नज़र आएगा, हमारे लोगों को, हमारे जो राइटर्स हैं वो सामने आएंगे। अब ब्यूटम्स में अगर मैं देखूँ तो बहुत से बच्चे और बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि इस मीडिया को पढ़ रहे हैं, जो कि ड्रामे को पढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए आप कहाँ पे स्पेस ढूंढ रहे हैं? तो किरदार जो है वो मैं दोबारा से कहूँगा कि जो कराची आर्ट्स काउंसिल का किरदार है बहुत बड़ा किरदार है, तो इस सतह पे हमारे बलूचिस्तान में कोई इदारा नहीं है जो कि इस लेवल पे काम कर सके। हमारा तो बहुत बड़ा सूबा है, आप कह सकते हैं कि 43% ऑफ पाकिस्तान, तो 43% ऑफ पाकिस्तान में कल्चर्स हैं, 43% ऑफ पाकिस्तान में ज़ुबानें हैं और यहाँ पे कहानियाँ हैं। ज़फ़र महराज साहब ने कहा कि हमारी कहानी कहाँ है? हाँ, इसकी बहुत कमी है कि वाकई हमें ऐसे ड्रामे देखने चाहिए जिसमें हमारा रीजनल कल्चर नज़र आए। और जब मैं कोयटा टेलीविज़न के हवाले से बात करूं तो ड्रामों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो अब भी हमारी याददाश्त में तरोताज़ा है, चाहे वो मदार हो, चाकर आज़म हो, कोशिश हो, वापसी हो, बहुत सारे ड्रामे हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की। तो जमाल शाह साहब, मैं अगर मवाजना करूं तो आज टेक्नोलॉजी भी इतनी आगे है, आज वसाइल भी इतने ज़्यादा हैं, मगर माजी में कि जब हमारे पास बहुत ही महदूद चीज़ें थी, उस ज़माने में तारीख़ी सीरियल हुआ करते थे। मिसाल के तौर पे हमने एक इकट्ठे सीरियल किया था पालेशा, और वो प्री पार्टीशन था, एक फ्रीडम फाइटर की स्ट्रगल पे था। तो उसमें जो असलहा दिखाया गया कदीम ज़माने का, जो मलबूसात थे और जिस तरह से पहाड़ों में उसकी शूटिंग हुई, हम उसकी शूटिंग के लिए ज़ियारत गए, जोब गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, तो उस पे आप कुछ रोशनी डालेंगे। अब क्यों नहीं बनते ऐसे ड्रामे, क्यों नहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे तवज्जो दी जाती? नूरुद्दा शाह साहिबा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो मिट्टी से जुड़े किरदार हैं या मिट्टी से जुड़े किरदारों की स्ट्रगल की कहानियाँ हैं, वो शायद हुकूमत वक्त को, इस हुकूमत को भी और इससे पहले भी कई हुकूमतें जो गुज़री हैं उनको बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए कि इन ड्रामों के ज़रिए आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं उनके बारे में, उनकी रिवायतों के बारे में, उनके अजदाद के स्ट्रगल्स के बारे में, उनके जो जेन्युइन मसाइल हैं, चैलेंजेस जो हैं ज़िंदगी के, ज़मीन से जुड़े, ज़िंदगियों से जुड़े, तारीख़ से जुड़े, उसके बारे में लोग आगाह हो जाते हैं। और जब आगाह लोगों की तादाद बढ़ जाती है तो सवाल उठते हैं, और गासिब जो है या एक्सप्लॉइटर जो है वो सवाल पसंद नहीं करता, लिहाजा पीटीवी का वो कल्चर ख़त्म हो गया। पीटीवी एक बहुत ही फ़हाल इदारा था कि जिसमें एक हफ़्ते में आप पूरा पाकिस्तान देख लेते थे, मुख्तलिफ़ सेंटर्स से प्लेज हुआ करते थे। और अच्छी बात ये भी थी कि पीटीवी पे कमर्शियल चैनल्स की तरह कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था फाइनेंशियल। पीटीवी फंडेड इदारा था जो कि होना चाहिए, उससे भी आगे से फंडिंग और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। बहुत सारे इदारों की फंडिंग कई गुना बढ़ चुकी है, कई हज़ार गुना। पीटीवी की भी बढ़नी चाहिए थी ताकि पीटीवी इस मुल्क को एक शनाख्त जो ये रखता है वो न सिर्फ वो शनाख्त पहुंचा सके घर घर तक, बल्कि उस शनाख्त को मज़ीद स्ट्रेंथन कर सके। पीटीवी का सिर्फ ये मसला था कि सेंसरशिप के मसाइल रहते थे, लेकिन जो समझदार राइटर थे
उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रामे लिखे हैं कि सेंसरशिप, पीटीवी की सेंसर कमिटीज़ जो थी ना, वो भी उन ड्रामों को काट पीट नहीं सकती थी। ये मैं उन राइटर्स को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने सख्त हालात में, ज़िया के ज़माने में ऐसे, अब जैसे मैं खुद शाह साहिबा का तपिश जो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन किरदार है और ड्रामा है, ये पीटीवी के दौर, ज़िया के दौर का, ज़िया का दौर ख़त्म हुआ था और बेनज़ीर के दौर में ये दिखाया गया था। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो रेटिंग भी बाकी तमाम जो मज़ामीन हैं उनसे बेहतर हासिल कर सकती हैं, लेकिन शायद मना किया गया है इनको कि आप इस किस्म की चीज़ें ना करें कि जो आपके अवाम को ये बता सके कि आप हैं कौन और आपके वसाइल क्या हैं, मसाइल क्या हैं और उनको किस तरह से आप कॉम्बैट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे पीटीवी के बहुत सारे प्लेस थे, सीरियल्स, जिसमें ज़फ़र महराज का लिखा हुआ दरवाज़ा, और इसी तरह से अगर मैं जंगल की बात करते हैं जो कि शाह साहिबा का लिखा हुआ था, या छोटी सी दुनिया जो बहुत ही मशहूर प्ले सीरियल हुआ। बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि अगर इस तरह के सीरियल्स को, क्योंकि सेंसरशिप की बात हो रही है, तो अगर आप ये सीरियल्स इस वक्त दोबारा चला दें तो शायद कोई भी चैनल दोबारा ना चलाए। आदि आप कुछ कह रही थी? जी हाँ। तुम्हारा जो ये सवाल अभी जमाल शाह साहब के साथ था कि पीटीवी पर बड़े तारीख़ी ड्रामे, देखो पीटीवी पर जो तारीख़ी ड्रामे दिखाए गए थे वो इस रीजन पर हमला आवरों के किरदार थे जिन्हें हीरो बनाकर पेश किया गया था। वो हमारे हीरो नहीं थे, लेकिन उन हमला आवरों को दिखाया गया। इस रीजन की तारीख़, वो सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, पंजाब की हो, कि हमारी जो बुनियादी तारीख़ है, यहाँ के जो हीरोज़ हैं वो कभी भी पीटीवी पर न सिर्फ दिखाए नहीं गए, उनका जिक्र भी नहीं आया। मोहम्मद बिन कासिम का दौर दिखाया गया, या जो भी दूसरे हमारे कासिम जलाली साहब ने कई ड्रामे किए, इस सारे हमला आवरों के ये वो तारीख थी जिसे हम पर मसल्लत किया गया था। ये हमारी तारीख नहीं थी। इस वजह से हम इसकी तारीफ, आई एम सॉरी, इसकी तारीफ हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, इस वक्त जो इशू हम जिस पर बात की जा सकती है, कभी भी अभी नहीं, वो ये है कि इस रीजन की जो असल तारीख़ है, जो असल हीरोज़ हैं, जो लड़े हैं, जिन्होंने मज़ाहमत की है, उनको सामने आना चाहिए। हमारे बच्चे, हर जगह के हमारे बच्चे अपनी तारीख़ से जो है वो उनको बिल्कुल ही बेखबर हैं, उनको पता ही नहीं है हमारे हीरोज़ कौन हैं। वो इम्पोर्टेड हीरोज़ को जो है अपना हीरोज़ समझते हैं। जी, ज़फ़र महराज साहब कलम में बड़ी ताकत है और कहते हैं कि अगर स्क्रिप्ट अच्छा हो तो ड्रामा मजबूत होता है। और बेसिकली कॉन्सेप्ट भी यही है कि अच्छा डायरेक्टर और अच्छा स्क्रिप्ट किसी भी ड्रामे की कामयाबी की ज़मानत होते हैं, और अच्छा डायरेक्टर किसी नाकाम या कमज़ोर एक्टर से भी काम करवा लेता है। तो लेकिन जो बेसिक उसकी है वो इट्स अ गुड स्क्रिप्ट। तो आपको लगता है कि अभी अच्छे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं? देखिए, जो एक तो थोड़े हॉल की पोजीशन थोड़ी इस तरह है, जैसे खाने से, शादी के खाने से पहले इंतज़ार में थोड़ा सा आपस में वक्त गुजारी के लिए गपशप होती है, तो फोकस करना मुश्किल है कि कौन गौर से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा। तो इसके लिए थोड़ी सी अगर तो थोड़ा स्क्रीन टाइम अगर उस तरह का हमें दे दें तो हम ज़रा मालूम हो कि अगर आप सुन रहे हैं तो उसको बोला जाए। देखिए, मैं इन बच्चों को एक और कहानी सुनाना चाह रहा हूँ इस स्क्रिप्ट पे जो आपका सवाल है। अभी कुछ अरसा पहले वर्ल्ड कप का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। उससे पहले इन बच्चों को मालूम होगा सबका को जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन था कमिंस, मुझे कोई अगर करेक्ट कर दे, उसने एक जुमला कहा था। उसने कहा, कल मैं 1 मिलियन लोगों को खामोश कर दूंगा।
आप में से सुना किसी ने ये जुमला? उसने ये जुमला क्यों कहा था? उसने एक कौम के ज़र्फ को चैलेंज किया था, उसके सब्र को चैलेंज किया था, उसके मेहमान नवाजी को चैलेंज किया था, उसके अक़दार को चैलेंज किया था। और उसने वो चैलेंज करके दिखा दिया कि अगले दिन जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के किसी चौके चक्के आउट होने पर किसी इंडियन ने ताली नहीं बजाई, और जब वो जीते तो वो सारे के सारी ऑडियंस उनके कप उठाने से पहले छोड़ के चली गई। ये होता है जब आपका राइटर, आपका ड्रामा, आपकी कहानी जहां फेल होती है। यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत बात करती है, यकीनन उनके बहुत काम भी हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? जब कौमों का रिजल्ट देखा जाता है तो मजमे में देखा जाता है, ग्राउंड में देखा जाता है। जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, जब आप इंटरेक्ट करते हैं, तो ये जो कहानियां होती हैं ये ज़र्फ पैदा करती हैं, ये अक़दार पैदा करती हैं, रवैये पैदा करती हैं। उन्होंने दिखा दिया कि 10 लाख लोग या जितने भी उस वक़्त स्टेडियम में बैठे थे, इतने सालों से शाहरुख, सलमान, सत्याजीत रे से लेकर अभी आज लीला बंसाली तक, उनकी सारी कहानियों ने पैसे कमाए, लेकिन उस कौम के ज़र्फ की तरबियत शायद नहीं कर सके। ये मेरा अपना तज्जिया है जो उस ग्राउंड में नज़र आया। हमारे पास तो मैं एक जी आध जी मिनट ही बचा है बस मैं एक आध मिनट में ही बात कर रहा हूं। तो मसला ये है कि वो कहानी असर किधर कर रही है मेरे भाई? क्या वो नए कपड़ों पे असर कर रही है, नए मेकअप पे असर कर रही है? वो कहानी रिश्ते तोड़ने में असर कर रही है, इस्तिराब पैदा कर रही है, तोड़ पैदा कर रही है? आपको बतौर ऑडियंस उस कहानी को असेस करना है, आपने उस कहानी पे आवाज उठानी है। ये मेरी कहानी नहीं है। मैं छोटा सा ऐड करूँगा। मेरी किसी भी हुकूमत में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई, तो वो मिनिस्टर साहब मिनिस्टर थे, कल्चर के मिनिस्टर। तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप मिनिस्टर कल्चर हैं, आपके साथ हम कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। तो उसने कहा कि यार मुझे उन्होंने कल्चर का मिनिस्टर बना दिया है, मैं तो मांग रहा था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उन्होंने मुझे कल्चर का बना दिया। तो हमारे बलूचिस्तान में कुछ इस तरह के अगर लोग होंगे तो फिर हमारा कल्चर आगे नहीं जाता। बस तो मैं देखें, बात ये है कि बात इसकी नहीं है कि कौन प्लानिंग का, कौन कल्चर का, कौन किधर का मिनिस्टर है। ये मिनिस्टर आते भी आपके वोट से हैं, तो जो राइटर आएगा वो भी आपके वोट से आएगा, जो चैनल चलेगा वो भी आपके वोट से चलता है। कहानी की डिमांड आपकी होती है, आप क्यों खामोशी सी तालियां बजाते हैं जब आपका ज़र्फ, आपका इक़दार, आपके रिवायात, आपके रिश्ते चैलेंज हो रहे होते हैं? अभी उमा ने जो बात की कि स्क्रिप्ट की और स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट की, मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, स्क्रिप्ट सहीफ़ा है। अच्छा बुरा स्क्रिप्ट की बात ही नहीं है। बात तो ये है कि जो पूरी की पूरी टीम है वो सारी की सारी बैठकर स्क्रिप्ट को पहले क्रिएट करती है। वो एक राइटर का काम नहीं है, वो एक टीम का काम है। प्यारे दोस्त ज़फ़र जो है ये पॉलिटिकल आर्टिस्ट हैं, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमारे डिसीजन मेकर्स जो हैं वो हमारे वोट्स से नहीं आते हैं। काश आते, काश इन्फॉर्म डिसीजन मेकर्स होते तो 25 करोड़ आबादी के मुल्क में सिर्फ 150 सिनेमाज ना होते, कम से कम 25,000 सिनेमाज होते, और आपके लोगों की स्ट्रगल्स की, एस्पिरेशंस की, कामयाबियों की, नाकामियों की कहानियाँ जो हैं वो इन सिनेमाज में देखने को मिलती। और पीटीवी दोबारा फ़हाल होता। सिर्फ ये है कि हमें, मेरा ख्याल है कि रिलाई नहीं करना चाहिए कि डिसीजन मेकर्स क्या कर रहे हैं। अपने तय जो कुछ हम कर सकते हैं वो करते रहना चाहिए, चाहे रिज़ल्ट जो भी हो, इसलिए कि कहानी लंबी है और स्ट्रगल भी लंबी है। अगर आप सीरियस स्ट्रगल के लिए तैयार हों तो फिर आपको उदास नहीं होना चाहिए और डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, और सिलसिला चलता रहेगा। बाद में जो आने वाले लोग हैं वो इसमें मज़ीद शिद्दत पैदा करेंगे
और किसी न किसी दिन एक ऐसा लेवल ज़रूर अचीव होगा कि जिसमें आम आदमी की आवाज़ जो है वो सुनी जा सकेगी। Inshallah, thank you very much with these concluding remarks. So I announce the session closed. Thank you very much, Adinul Huda Shah Sahiba, Jamal Shah Sahab, Zafar Miraj Sahab, and Ayub Khusa Sahab. Thank you.